बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। हम लोगों ने आइसोटोप्स के अब हम लोगों ने क्या पढ़ने हैं, यूजेस पढ़ने हैं। ठीक है, आइसोटोप्स के जो यूजेस हैं वो जैसे जैसे साइंस की फील्ड के अंदर तरक्की होती गई, आइसोटोप्स के इस्तेमालात बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। और हम लोगों ने जो आपकी बुक के अंदर हम लोगों ने जो आइसोटोप्स के यूज़ पढ़ने हैं वो 5 यूज़ पढ़ने हम लोगों ने। चले फर्स्ट वन अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जो होता है इससे हम लोग कैंसर का इलाज करते हैं। कैंसर के इलाज करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ आइसोटोप्स यूज करते हैं जो विद इन दी बॉडी आपके स्किन कैंसर होता है उसको रिमूव वगैरह करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ आइसोटोप्स जो है वो इस्तेमाल के पास आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी इसको हम लोग स्किन कैंसर भी बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। इसके लिए हम लोग जो है वो जैसा कि लाइक फास्फोरस 32 और स्ट्रांशियम 90, ये दो ऐसे आइसोटोप्स हैं जो लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस खारिज करते हैं, यानी वो जिस्म के अंदर ज्यादा अंदर की तरफ सारियत नहीं करती, यानी गुजरती नहीं है, बल्कि जो बॉडी के ऊपर वाले हिस्से के अंदर मौजूद होता है कोई डैमेज आपका सेल कैंसर की वजह से, उसके लिए हम लोग फास्फोरस 32 और स्ट्रांशियम 90 जो है ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस खारिज करता है जो हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा भी हम लोग बहुत से आइसोटोप्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कोबाल्ट 60। ये जो दोनों आइसोटोप्स हैं, ये दोनों आइसोटोप्स हमारे पास लेस बीटा रेडिएशन खारिज करता है। लेस बीटा रेडिएशंस जो हैं वो इमिट होती हैं और ये हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके लिए एक और जो है आइसोटोप्स इस्तेमाल होता है वो होता है कोबाल्ट CO, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट इस्तेमाल करते हैं, मगर ये जो ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं कोबाल्ट जो है ये रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्ग गैमा रेज खारिज करता है। कौन सी रेज खारिज करता है? गैमा रेज। और गैमा रेज भी कौन सी खारिज करता है? स्ट्रॉन्ग गैमा रेज। स्ट्रॉन्ग गैमा रेज खारिज करता है। और ये वाला हमारे पास कोबाल्ट 60 वाला जो आइसोटोप्स है ये हम लोग विद इन दी बॉडी, जो आपकी बॉडी के अंदर वाले हिस्से के अंदर कोई भी सेल कैंसर की वजह से डैमेज होता है तो उसके लिए हम लोग कोबाल्ट 60 जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पहले आइसोटोप्स की यूज की समझ आ गई। पहला आइसोटोप्स है हमारे पास रेडियोथेरेपी यानी कैंसर का इलाज। इसके लिए हम लोग जो है फास्फोरस 32 और स्ट्रांशियम 90 जो है ये इस्तेमाल करते हैं, जो स्किन के ऊपर वाले यानी थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से के ऊपर कोई सेल डैमेज हो जाता है कैंसर की वजह से, क्योंकि जो आपके पास फास्फोरस 32 और स्ट्रांशियम 90 है ये लेस बीटा रेडिएशंस
खारिज करता है, और जो विद इन दी बॉडी आपका सेल कैंसर की वजह से डैमेज हो जाता है, उसके लिए हम लोग कोबाल्ट 60 जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा आइसोटोप्स का इस्तेमाल आता है उसको देखें, वो है ट्रेसर फॉर द डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। सर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। अब डायग्नोसिस एंड मेडिसिन को थोड़ा सा देख लें। डायग्नोसिस का मतलब होता है शिनाख्त करना, ट्रेसर का मतलब होता है कि ढूंढना। अब हम लोगों ने आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई ट्यूमर वगैरह बन गया है, उसको ट्रेस करने के लिए, ढूंढने के लिए फिर उसकी शिनाख्त की जाती है। शिनाख्त करने के बाद उसके लिए कोई मेडिसिन जो है वो तैयार की जाती है, इसलिए इसका जो नाम है ट्रेसर फॉर द डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ट्यूमर वगैरह की शिनाख्त के लिए भी हम लोग आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो सबसे ज्यादा अहम या सबसे बेहतरीन आइसोटोप्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होता है आयोडीन 131। ये होता है गोल्टर थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ट्रेस दी गोल्टर फॉर थायराइड ग्लैंड। आपके पास आयोडीन 131, ये हम लोग जो है ट्रेस दी गोइटर फॉर थायराइड ग्लैंड, आपके नीक के करीब यहाँ पे कुछ ट्यूमर से बन जाते हैं, जिसको ट्रेस करने के लिए हम लोग आयोडीन 131 का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास जो है ये हम लोग इसको ट्रेस करते हैं कि विद इन दी बॉडी अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी जगह जहां पे कोई ट्यूमर सा बन जाए, उसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग आयोडीन 131 इस्तेमाल करते हैं। और एक हमारे पास और भी आइसोटोप्स आता है जो आता है टिक्नीडियम। टिक्नीडियम जो है ये हम लोग मॉनिटर करते हैं बोन ग्रोथ को, बोन ग्रोथ को। जो छोटे बच्चों के अंदर जहां पे नश्वोनुमा का अमल थोड़ा सा रुक जाता है या बहुत ज्यादा वीक बच्चे हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो है मालूम करने के लिए कि क्या इसकी जो बोन यानी हड्डियां हैं वो नश्वोनुमा कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं या नहीं, उसके लिए हम लोग जो है टिक्नीडियम, जिसका सिंबल TI होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं मॉनिटर करने के लिए बोन ग्रोथ को। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा आइसोटोप्स आ जाता है वो आता है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। अब आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस के अंदर हमारे पास क्या आता है? आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है जो हमारे पास कदीमी असासा जो होते हैं, जो हमारे पास
बहुत ज़्यादा पुराने ऑब्जेक्ट वगैरह जो होते हैं, जैसा कि फॉसल फ्यूल्स वगैरह, उसको देखने के लिए, और जियोलॉजिकल जो ज़मीन वगैरह की स्टडी होती है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है स्टोन वगैरह, या यानी जो ज़मीन के ऊपर एनिमल्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए हम लोग जो है वो जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल जो है ये हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं। वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट, इसके अंदर दो तीन चीजें आती हैं। एक हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है कार्बन डेटिंग की डेफिनेशंस आती है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशंस आती है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डेटिंग की डेफिनेशंस आती हैं। इसको थोड़ा सा देखें। The age determined of very old object. The age determined of very old object यानी fossil fuels on the basis of half-life of the radioactive isotopes. On the basis of half-life of the radioactive isotopes, that is called radioactive आइसोटोप्स डेटिंग। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स डेटिंग ये एक डेफिनेशन आ जाती है। दूसरा आ जाता है कार्बन डेटिंग। आपके पास डेफिनेशन आ जाती है द एज डिटरमिन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड अपॉन कार्बन। अब कार्बन कंटेनिंग जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं, यानी जिन फॉसल फ्यूल्स के अंदर कार्बन मौजूद होती है, उन फॉसल फ्यूल्स की एज डिटरमिन करने के लिए हम लोग जो है कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 14 वाला जो है, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है, ये हम लोग जो वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट है जो बेस करते हैं कार्बन कंटेन, यानी जो कार्बन जिनके अंदर मौजूद होती है, उन फॉसल फ्यूल्स को फॉसल फ्यूल्स की एज डिटरमिन करने के लिए हम लोग कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। और द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी फॉसल फ्यूल्स, दैट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग आइसोटोप्स। उसके बाद हमारे पास दो आइसोटोप्स और बच जाते हैं, दो यानी यूजेस और बढ़ जाते हैं। एक आगे वाला जो हमारे पास फोर्थ वन आ जाता है वो है केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास थर्ड वाला था, और हमारे पास जो फोर्थ वाला आ जाता है वो होता है chemical reaction and structure determination। chemical reaction and structure determination। अब हमारी जो जमीन है इसके ऊपर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस, या जानवरों के अंदर, पौधों के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसके अंदर केमिकल रिएक्शन को देखने के लिए, या वो जो रिएक्शन हो रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको डिटरमिन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कार्बन का आइसोटोप्स कार्बन 14 यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? कार्बन 14। ये लेबल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इस्तेमाल होती है पौधों के अंदर फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड, खुराक बनाने के लिए, या फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर जो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। और इसके ऊपर लेबल कर दिया जाता है किसको? कार्बन 14 को। ये मॉनिटर करने के लिए
कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, उनके अंदर इंटरमीडिएट स्टेप चेक करने के लिए जो है ना हम लोग कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, बिजली पैदा करने के लिए हम लोग जो है वो फिफ्थ वाला जो है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन के अंदर एप्लीकेशंस इन पावर जनरेशन। अब हमारे मुल्क के अंदर पावर जनरेशन यानी बिजली पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे मुल्क के अंदर जिस आइसोटोप से हम लोग जो है पावर जनरेशन यानी बिजली पैदा कर सकते हैं, वो हमारे पास आइसोटोप्स जो होता है वो होता है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 हमारा जो पहाड़ी इलाका है पाकिस्तान का, उसके अंदर यूरेनियम 235 की मिकदार बहुत ज़्यादा मौजूद है, और हम लोग इसको यानी धमाका खेज अशिया के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही काम हम लोग पीसफुल वर्क यानी किसी भी मुल्क किसी भी नेशन की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें यूरेनियम 235, तो हमारे मुल्क को क्या पूरी दुनिया को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ऑल दी वर्ल्ड हम लोग जो है पावर जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोग तरक्की कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर used to generate electricity by carrying out the controlled nuclear fission reaction in a nuclear reactor। अगर हम लोग ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब है कोई ऐसी फैक्ट्री जहां पे बिजली बनाई जाती है, इसलिए उसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं कि यानी तापकार शॉम ऐसे आइसोटोप्स जो रेडिएशंस खारिज करते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है वो बिजली बनाए। तो ये कंट्रोल प्रोसेस है जो हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो जो ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है यूरेनियम के ऊपर 92 235 के ऊपर न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है तो हमारे पास दो एलिमेंट जो है वो बनते हैं, एक बेरियम बनता है और एक क्रिप्टॉन बनता है। कौन सा बनता है? बेरियम। बेरियम जो हमारे पास होता है 56 139 और उसके साथ हमारे पास क्रिप्टॉन बनता है Kr। ये जो क्रिप्टॉन है ये 36 और 94 होता है, 36 94 और उसके साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, प्लस हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है। क्या बनती है? बहुत ज्यादा जीवन। हमारे पास ये जो है यूरेनियम 235 इसके ऊपर अल्फा हमारे पास न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है। न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करने से हमारे पास बेरियम बनता है और उसके बाद हमारे पास क्रिप्टॉन बनता है। और यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारे पास 3 न्यूट्रॉन और बन जाते हैं और उसके साथ हमारे पास एनर्जी जो है वो बड़ी मिकदार के अंदर खारिज होती है। ये जो एनर्जी होती है इसको हम लोग टरबाइन मशीन यानी बिजली बनाने वाली जो मशीन होती है उसको टरबाइन बोलते हैं। उसको जनरेट करने के लिए जो है हम लोग इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। इस एनर्जी के इस्तेमाल करने की वजह से वो आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी मुल्क के अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत अहम रोल अदा करती है। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। इसके अंदर अगर किसी चीज़ की भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।